हेलो एवरीवन, मैं हूं मान्या सिंह, आपकी सोशियोलॉजी पीजीटी टीचर। अभी तक हम लोग ने कई टॉपिक्स देखे। पहला टॉपिक तो हमारा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी था, मतलब कि समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ। हाँ, समाजशास्त्र किन परिस्थितियों में आया। फिर हम लोग ने डेफिनेशन यानी कि परिभाषा पढ़ी। फिर हम लोग ने पढ़ा क्या कहते हैं स्कोप। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि विषय वस्तु। स्कोप में क्या होता था, स्कोप में ये चीज़ थोड़ा सा स्कोप और सब्जेक्ट मैटर का क्या कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कि समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस है क्या। स्कोप मतलब होता है कि कहाँ पे हम अपने डिसिप्लिन या विषय को कहाँ कहाँ हम लोग अपने रियल लाइफ में कहाँ कहाँ उसे अप्लाई कर सकते हैं। और विषय वस्तु मतलब होता है कि उस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। हाँ, कि मतलब कि वो उसमें कौन कौन से टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना चाहिए या ये टॉपिक सोशियोलॉजी में होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा, क्या कहते हैं कि चाहे डेफिनेशन हो चाहे स्कूल हो, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग सोशलॉजिस्ट ने अपना व्यू दिया कि हम सोशलॉजी को ये कह सकते हैं। हम लोग तीन चार तरीके के स्कूल्स पढ़े, जिसमें संप्रदाय पढ़े, जिसमें हम लोग ये समझे कि अलग अलग स्कूल का अलग अलग मानना है कि वो सोशलॉजी को किस तरह से देखते हैं। लेकिन इसी तरह हम लोग विषय वस्तु में भी देखेंगे कि हर थिंकर का अलग अपना विषय है। वो चाहते हैं कि सोशलॉजी में ये टॉपिक्स कवर हो, है ना। तो वो चीज़ हम लोग अभी सब्जेक्ट मैटर में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जिन्सबर्ग से। तो जिन्सबर्ग पहला चीज़ बताते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी, जिसे हम सामाजिक आकृति कहते हैं। इस यहाँ पे मतलब है कि सोसाइटी में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर या सोसाइटी में कैसा फॉर्म है, किस फॉर्म में है सोसाइटी। जैसे कि अभी हम बात करें कि जैसे कि ठंडी जगह की अगर बात करें तो ठंडी जगह पे मोस्टली क्या कहते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती है ना। और गर्म जगह जहाँ पे टेम्परेट जोन होता है, टेम्परेट जोन मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो टेम्परेट जोन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट होता है, जो कहीं का क्या कहते हैं लाइफस्टाइल रहता है, वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे। तो वो बनाता है सोसाइटी का स्ट्रक्चर। जैसे कि ये भी देखिए कि ठंडी जगह पे जो घर का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा वो हट टाइप का रहता है, ऐसे कि मतलब कि बर्फ़ गिरे और बर्फ़ उस पर से स्लाइड होके नीचे आ जाए, है ना। और जो वो वैसी जगह रहती है नॉर्मल जगह, वहाँ पे फ्लैट्स देखेंगे आप, हर तरह के घर देख सकते हैं ना। तो ये चीज़ होता है क्या कहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर सोसाइटी के स्ट्रक्चर को वो बताने के लिए, ठीक है। और यहाँ की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि ये कहते हैं कहाँ के पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्म कैसा है, लोग का वहाँ का रहन सहन कैसा है। तो ये चीज़ आता है। फिर आ जाता है हम लोग का सोशल कंट्रोल, जिसे हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। अब हमारे घर में हमारे ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल कर, स्कूल में टीचर्स करते हैं, घर पे हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स करते हैं, बाहर अगर हम लोग कहीं अगर वर्किंग हैं तो हम क्या कहते हैं हमारे बॉस करेंगे, है ना। तो ये चीज़ होता है। ऐसे हम कोई ना कोई हम पे क्या कहते हैं हमेशा कंट्रोल करता है। लेकिन क्या कहते हैं पूरी सोसाइटी पे कौन कंट्रोल करता है, तो वो लॉज है, कस्टम है, रीति है, रिवाज है, जिसे रीति रिवाज हम लोग कहते हैं, और ट्रेडिशन है, और ये कह सकते हैं लॉज है ना। तो ये धर्म है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं कि हमें कंट्रोल करती हैं कैसे हमें रहना है। जैसे कि अगर देखा जाए कि रीति रिवाज हम लोग को ये बताते हैं कि किस तरह से हमें कौन से टाइम पर शादियाँ होंगी, तो इस टाइम पे क्या होगा, हर एक चीज़ हमारे हर रिलीजन में रहता है ना कि एक स्पेसिफिक टाइम में ही शादियाँ होती हैं। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करता है। इवन क्या कहते हैं अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो शॉपिंग का भी एक अलग दिन है, जिसे हम लोग धनतेरस कहते हैं, है ना। इसमें इन लोग अपनी चीज़ें को इन्वेस्ट करते हैं, लोग ज़मीन खरीदते हैं, पॉलिसीज़ खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ क्या होती है हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करती है और ये भी बताती है कि हमें करना क्या है। और लॉ भी बहुत है, लेकिन लॉ क्या होता है ये एक मैन मेड चीज़ है जो कहीं ना कहीं रिटर्न भी हो सकती है। लेकिन कस्टम ट्रेडिशन ये हम लर्न होके, मतलब एक ये था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास की जाती है ना, लर्न करके चीज़ें सीखते हैं। कि जैसे कि हम लोग को बताया जाता है कि चप्पल उल्टी नहीं रखनी चाहिए, मे पीस के पीछे ये रीज़न हो सकता है कि हाँ पैर फंस के इंसान गिर सकता है। तो ये क्या होता है कि हम लोग लर्न एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लर्न कर रहे हैं चीज़ें, है ना।
तो ये चीज़। अब सोशल प्रोसेस कहते हैं सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं जिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग कि अगर दो लोग से बात कर रहे हैं ना, दो लोग, अगर सिर्फ दो लोग क्या कहते हैं किसी सोसाइटी में किसी कमरे में दो लोग हैं, तो वो क्या कहते हैं एक एक समाज नहीं बनाएगा। लेकिन अगर वही दो लोग इंटरेक्ट करने की कोशिश, मतलब कि जिसे बात करने की कोशिश और बात करने लगेंगे और और अपने व्यूज़ का, अपने ओपिनियन का आदान प्रदान करने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा सोशल इंटरेक्ट। और वो क्या कहते हैं प्रक्रिया होगी क्या, कैसे कि वो अपना एक या तो वो कॉपरेट करेंगे एक दूसरे को। कॉपरेट कैसा है, अभी हम लोग देखिए, हम लोग आज क्या कहते हैं, हम लोग पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे, हमारे पीछे लाखों लोग कंपटीशन में रहेंगे, लेकिन क्या हम उन लोग को जानते हैं? लेकिन फिर भी हम लोग उनसे कंपटीशन करेंगे ना। हाँ, कुछ लोग को हम कॉपरेट भी करते हैं। हाँ, जैसे मैं आपको पढ़ा कर आपको कहीं ना कहीं, मैं आपको, आप में से किसी को भी शायद ना जानती हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा के आपको कॉपरेट कर रही हूँ आपके आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो ये क्या है कि हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी में कभी कॉपरेट करते हैं, कभी कंपटीशन करते हैं और कभी कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं। लेकिन कंपटीशन क्या होता है, जिसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। कंपटीशन होता है कि कहते हैं इसमें से हम लोग किसी के साथ, जिनके साथ कंपटीशन करते रहते हैं, उनको हम मोस्ट ऑफ, मतलब कि इस टाइम पे हम उनको जानते नहीं हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली आमने सामने होती है या बात से होती है। हाँ, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं जनरल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या होता है संघर्ष, हाँ, स्ट्रगल। तो ऐसे टाइम पे हम लोग या तो उस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को जानेंगे, या तो उस इंसान को जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम उस इंसान या उस ग्रुप को समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने सोशल पैथोलॉजी की बात की, जिसे सामाजिक व्याधिकी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हाँ इंटरेक्शन क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, हाँ ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ समाज में ऐसी भी होती हैं जो समाज को ख़राब भी करती है। तो क्या उन्हें नहीं पढ़ेंगे हम लोग? उन्हें भी पढ़ना ज़रूरी है। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि तब हमें पता चलेगा इस चीज़ का सल्यूशन, इस गलत चीज़ का सल्यूशन क्या है, और इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं। तो ठीक है, तो जिन्सबर्ग ने जो चार चीज़ बताई, मैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिख भी दे रही हूँ, इससे आपको थोड़ा नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। सोशल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक इसमें क्या चीज़ें आती हैं, स्ट्रक्चर आ जाता है, फॉर्म आ जाता है, शेप आ जाता है। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम खुद देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे किसी भी जगह का पॉपुलेशन कितना है, हम्म, आबादी वहाँ की कितनी है, डेंसिटी क्या है, ठीक है, हाउस स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कॉन्क्रीट चीज़ें जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं और उन्हें काउंट भी कर सकते हैं। ठीक, फिर आ गया सोशल कंट्रोल। जिसे हम सामाजिक नियंत्रण भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या आ जाता है, कस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, रीति।
फिर ट्रेडिशन, प्रथा। अच्छा, रीति और प्रथा में अंतर क्या होता है? रीति कोई होता है ना, कोई कम समय के लिए होती है, इसमें थोड़ा ना थोड़ा बदलाव होता रहता है। अच्छा देखिए, जैसे कि छठ पूजा होती है, छठ पूजा बिहार में जैसे होती है, क्या सेम एग्जैक्टली हर जगह वैसी होती होगी? जैसे गणेश पूजा क्या कहते हैं महाराष्ट्र में होती है, क्या सब जगह वैसे थोड़ा सा थोड़ा मॉडिफाई हो जाता, तो जिसे आप कहते हैं रीति। लेकिन प्रथा क्या होती है? जैसे दिवाली है, दिवाली एक प्रथा है ना, इसको क्या कहते हैं? ये हर जगह एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन दिवाली मनाई हर जगह जाती है ना। तो प्रथा, प्रथा एक बड़े टर्म है, मतलब कि अगर हम लोग इसको क्या कहते हैं वेन डायग्राम के हिसाब से देखें, तो कस्टम यहाँ आ जाएगा और ट्रेडिशन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कस्टम क्या कहते हैं, ट्रेडिशन के अंदर आता है। फिर क्या कहते हैं, धर्म, जिसे हम रिलीजन बोलते हैं। फिर लॉ, और फैशन। फैशन भी हमें कहीं ना कहीं से कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आ गया सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्रक्रिया। और फिर लास्ट में आता है सोशल पैथोलॉजी। नीचे साइड से शायद दिखाई नहीं देगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सोशल पैथोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक व्याधिकी। ठीक। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा पैथोलॉजी में? पैथोलॉजी में क्राइम आ जाएगा, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है? जो लोग क्या कहते हैं माइनर क्रिमिनल्स होते हैं, उन्हें जुवेनाइल बोला जाता है, ठीक है। और पॉवर्टी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ऐसी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी की अच्छी खासी, अब कोई भी सोसाइटी एकदम स्मूथ हमेशा नहीं चल सकती, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे बनी रहती हैं। ऐसा होता क्योंकि कोई भी सोसाइटी स्मूथ नहीं चल सकती, क्योंकि हर सोसाइटी में, हर ग्रुप में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, और अलग अलग तरह के लोग का अपना अलग अलग तरीका होता है हर सब कुछ करने का। अगर सब एक जैसा सोचेंगे तो वो सोसाइटी रहेगी, तब तो वो स्मूथ चल सकती है ना। लेकिन एक परिवार में चार लोग क्या कहते हैं स्मूथली, किसी की थिंक वहाँ जाएगी, किसी की सोच उधर जाती है, किसी, हाँ, तो एक परिवार में जब चार लोग की सोच एक बराबर नहीं हो सकती, तो पूरे पूरे देश या पूरी कंट्री में या पूरी सोसाइटी में सोच एक बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ें, पैथोलॉजी चीज़ें होती है, जिसे हम कहते हैं जो अव्यवस्था क्या कहते हैं बनाती है, हाँ। तो तो इन्होंने कहा, जिन्सबर्ग ने कहा कि हमें ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन अभी पैथोलॉजी शब्द से हमको ये भी याद आया कि पैथोलॉजी क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहते हैं कंसेप्ट दिया था, जिन्सबर्ग ने पैथोलॉजी के बारे में बताया था। लेकिन लेमट एक थिंकर है, जिन्होंने सोशल पैथोलॉजी की बुक भी लिखी थी, सोशल पैथोलॉजी पर। इनके बुक का नाम ही है सोशल पैथोलॉजी, जो कि 1951 में थे, और उन्होंने दो प्रकार के डेवियंस की बात की थी, प्राइमरी डेवियंस और सेकेंडरी डेवियंस, जिसे ये प्राथमिक विचलन कहते हैं, और वे फिर सेकेंडरी डेवियंस, ठीक है। मैं ये इसको भी लिख देती हूँ यहाँ पे। सोशल 1951।
ठीक है, एक बार साइड आ जा रही हूँ। तो ये चीज़, ये तो जिन्सबर्ग की बात होगी। ऐसे भी बहुत से थिंकर हैं जो आएंगे और हमें समझाएंगे। अब हम लोग आते हैं दूरखिम या डरखाइम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, सोशोलॉजी इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है स्कोप मैटर को, और बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये पहली बात तो सोशल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। हाँ, सोशल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, इसमें भी सेम ही चीज़ होती है, जैसे कि इन्होंने भी बताया था कि हाँ ये शेप है, स्ट्रक्चर है। हाँ, क्योंकि थिंकर जो आ रहे थे वो ना उसी टाइम के आ रहे थे, तो उनकी बातें थोड़ा सा सेम ही रहती, लेकिन एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी थी। अब जैसे इन्होंने 4 पार्ट की बात की, जिन्सबर्ग ने इन्होंने 3 पार्ट की बात की। तो ये सब चीज़ आपको उसके अंदर का तो मतलब कि ऑब्जेक्टिव में बहुत अंदर का तो महत्व, लेकिन किसने क्या कहा, कैसे कहा, उसको बहुत प्रिसाइजली याद करना है, बहुत एग्जैक्ट याद करना है, किसने 3 के बारे में बात की है, किसने 4 के बारे में। कि जब तक आप क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे तब तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकालना कठिन होता है। सब्जेक्टिव में आप थोड़ा सा माइनर चीज़ें इधर उधर आप लिख सकते हो कि हाँ ठीक है इसने ये कहा, इसने ये कहा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि इसने ये ही कहा है और ये के अलावा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो ये भी सोशल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। ये बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में फैमिली है, मॉरलिटी है, रिलीजन है, धर्म है, परिवार है, ये सारी चीज़ें क्या हमारी सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर देती हैं, है ना। और यही क्या कहते हैं, हर सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से कहीं ना कहीं अलग भी करती है, क्योंकि हर जगह का रहन सहन, तौर तरीका, परिवार सब एक जैसा नहीं होता है ना। तो ये हो गया। फिर इन्होंने ये बात करते हैं जनरल जनरल सोशलॉजी की, जो जो क्या कहते हैं प्रोसेस, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, और ये जो किसी भी इंसान की क्या कहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ जो इफेक्ट होती है वो उनके बारे में बात करते हैं। और दूसरा टॉपिक है सोशल फिजियोलॉजी की, जिसे सामाजिक शरीर शास्त्र कहते हैं। और ये सोसाइटी के जो एलिमेंट्स होते हैं, अंदर की चीज़ें, जैसे किसी भी परिवार की चीज़ें कि इसमें क्या फैमिली है, कैसी उनकी फैमिली का रहन सहन है, उनके रिलीजन क्या है, उनके उसके रिलीजन का क्या मतलब कि प्रोसेस है, किस तरह से वहाँ का प्रोसीजर है, कौन सा रिलीजन कैसा प्रोसेस एक्सेप्ट करता है, कैसा प्रोसीजर में रहता है, वो सारी चीज़ें। तो ये 3 चीज़ की बात की, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशोलॉजी की, ठीक है। जनरल सोशोलॉजी में क्या आ जाता है कि इसमें क्या कहते हैं प्रोसेस, ग्रुप और अदर चीज़ें जो जनरल चीज़ें होती हैं, जो सारी सोसाइटी में पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और डर्कहाइम इसको कहते हैं सोशल फिलॉसफी ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, अब जॉर्ज जिमेल आते हैं और वो क्या कहते हैं कि सोशल प्रोसेस ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी नेचर को डिफाइन करती है, किसी किसी जगह का क्या सोशल प्रोसेस है,
है ना। यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर कोई इंसान 20 इंसान अगर इकट्ठे खड़े हैं तो वो कोई क्या कहते हैं, हम इसको सोसाइटी नहीं बुलाएंगे, है ना। वो कहते हैं कि सोसाइटी वो चीज़ है जब वहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल मतलब जब दोनों तरफ से लोग इंटरेक्ट होना शुरू करेंगे तब हम उसको उसको क्या कहते हैं, सोशल प्रोसेस का नाम देंगे। ये भी जनरल सोशोलॉजी की बात करते हैं, फिलोसफिकल सोशोलॉजी की बात करते हैं और फॉर्मेटिव सोशोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। इनका बस आप नाम पढ़ लीजिए, हाँ वो बहुत है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मेन चीज़ वही वही थिंकर भी सेम सेम चीज़ के थे, बस इन्होंने थोड़ा थोड़ा नाम का अपना नाम बदल दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि जॉर्ज विमल क्या कहे हैं। ये जॉर्ज विमल वही हैं जो हम लोग जर्मन स्कूल के जिन्हें फादर बताए थे। आप इधर साइड वाला जहाँ तक लिख लिए होंगे ना, थोड़ा सा मैं ये लिख देती हूँ। कार्ल मेनहाइम भी यहाँ पे कुछ कहते हैं, सेम ही चीज़ है। इनका क्या कहना है ये देख लेते हैं। ये भी इसी चीज़ की बात करते हैं। ये सिस्टमैटिक, जनरल और हिस्टोरिकल, ठीक। ये तीन थिंकर है, बस इनका नाम और इन्होंने लगभग आसपास में एक ही चीज बात की, बस थोड़ा थोड़ा नाम का डिफरेंस है, ठीक है। ये कार्ल मेनहाइम है। अब आते हैं क्या कहते हैं फर्डिनेंड टॉनिस में, इन्होंने भी क्या कहते हैं प्योर अप्लाइड और इम्पेरिकल की बात की है। अच्छा, सोशोलॉजी में इम्पेरिकल वर्ड बहुत ज़्यादा आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुभव परक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि क्या कहते हैं इम्पेरिकल मतलब ये होता है कि हम लोग जो चीज़ अनुभव करके जो चीज़ हम लोग क्या कहते हैं सोशोलॉजी में डालेंगे वही वही क्या कहते हैं प्योर हो सकता है। कैसे कि अगर जैसे ऐसी चीज़ें जो जो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू अगर हम लोग लिखेंगे, जैसे कुछ चीज़ सुपर नेचुरल पावर है, हाँ सुपर नेचुरल पावर को मे भी हम लोग फील कर सकते हैं, क्या हम उसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, नहीं ना। तो ऐसी चीज़ें जो हम लोग एक्सपीरियंस करके हम लोग प्रूव कर सके और इसे हम इम्पेरिकल कहते हैं। ये सोशल रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, तब हम लोग वहाँ पे इसको थोड़ा ब्रॉड तरीके से इसको समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि इम्पेरिकल मतलब वो होता है जो चीज़ हम लोग एक्सपीरियंस करके उसको क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं थॉट क्या कहते हैं कॉपी में एज अ रिटर्न डाल सके, ठीक है। क्या हो रहा है। इन्होंने भी बात की प्योर अप्लाइड और इम्पेरिकल। सैद्धांतिक, उसको क्या बोलेंगे, व्यवहारिक
और इससे बोलेंगे अनुभव परक। अनुभव परक, ठीक। वैसे प्योर और अप्लाइड की अगर बात करें, अभी मुझे ध्यान है कि अगर प्योर और अप्लाइड कंसेप्ट की बात करें तो ये तो इन्होंने ही दिया। अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करें, हाँ, कि कंसेप्ट किसने दिया, प्योर और अप्लाइड। लेकिन अगर बुक की बात करें तो प्योर सोशियोलॉजी और अप्लाइड सोशियोलॉजी की बुक वार्ड ने लिखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें ये ज़रूर ध्यान दे कि वो कंसेप्ट पूछ रहा है कि बुक पूछ रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि उस टाइम पे जब सोशियोलॉजी जब बहुत न्यू एमर्ज हुई थी तो सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, है ना। तो हम लोग की तरह उस टाइम पे इतना कम्युनिकेशन फास्ट नहीं था कि लोगों को, हर इंसान को सब चीज़ पता हो। ये कहते इस थिंकर ने ये यूज़ किया, इस थिंकर ने यूज़ किया, लोग जो जैसे जहाँ पे भी था वो अपनी चीज़ें अपने तरीके से बता रहा था, ठीक है। इन्होंने भी क्या कहते हैं, वार्ड ने अपनी एक बुक लिखी थी, प्योर सोशियोलॉजी और अप्लाइड सोशियोलॉजी, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर पूछे तो वो फर्डिनेंड टॉनिस हो जाएगा, लेकिन अगर बुक पूछे तो वो हो जाएगा वार्ड। तो ये वार्ड हैं कौन? ये हैं फादर ऑफ साइकोलॉजिक साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, इनका इनका मानना ये था कि कोई भी क्या कहते हैं, ये भी क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं स्पेंसर की तरह ये कहते थे कि सोसाइटी क्या कहते हैं, पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। लेकिन इनके में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये कहते हैं कोई भी चीज़ जब क्या कहते हैं खुद से, कोई भी फोर्स जब खुद से शुरू होता तो वो एक इन जनरल शुरू होता, मतलब नॉर्मल तरीके से। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि पहले लोग नेचर की पूजा क्यों करते थे, मैंने पहले भी क्लास में बताया, नेचर की पूजा लोग इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें थोड़ा कहीं ना कहीं एक डर था कि अगर भगवान, अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, मतलब भगवान हमको क्या कहते हैं डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सतर्क हो जाओ, तुम्हें प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है ना। तो वो क्या कहते हैं सूर्य की पूजा और नदी की पूजा और पेड़ की पूजा, इन सब की पूजा करने लगे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती गई, वैसे वैसे लोग क्या कहते हैं इन जो प्राकृतिक पूजा थे उनको एक मूर्ति का आकार दे दिया। कोई किसी धर्म में बट गया, कोई किसी धर्म में बट गया, है ना। तो ये चीज़ क्या हो गया कि फिर पहले तो वो जनरल था, जिसको जनरल को उन लोग सोशल जेनेसिस कहते हैं। लेकिन जब कोई भी फोर्स पर्पसफुल हो जाती, पर्पसफुल मतलब कि जैसे कि अब हमारा जो धर्म है वो हमारे डेली उसमें आ गया और हमारा इसका एक पर्पस है लाइफ में। पर्पस, रिलीजन का पर्पस क्या होता है कि हमें वो मानसिक क्या कहते हैं संतुलन बनाने में हमारी हेल्प करे, है ना। और कहीं ना कहीं ये एक यूनिटी भी बनाता है। अगर अभी अभी आप सोचो, आप अभी भारत में हो, ठीक है, भारत से आप किसी दूसरे देश में जाते हो और वहाँ पे आपको कोई हिंदू मिल जाता है, या आप मुस्लिम हो तो वहाँ पे आपको कोई मुस्लिम मिल जाता है, तो आपको कहोगे ना कि हम सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। या अगर आप ठाकुर हो तो आपको कोई ठाकुर मिल जाता है, तो ये भी एक सेम चीज़ हो गया कि हाँ, तो वो वहाँ पे जो क्या कहते हैं सॉलिडेरिटी मेंटेन करने की बात होती है, यूनिटी जो बनती है, रिलीजन इसका भी काम करता है। कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं आपस में इस वजह से भी जुड़े हैं कि हम कहीं ना कहीं सेम धर्म से हैं, है ना। तो वो उनका कहना है कि जब कोई सेल्फ जनरेटेड, खुद से जनरेट हुई फोर्स क्या कहते हैं यूं ही पहले ऐसे शुरू होती है, उसको क्या कहते हैं सोशल जेनेसिस कहते हैं। लेकिन जब वो पर्पसफुल बन जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सोशल टेलेसिस, ठीक है। ये मैं यहाँ पे डाल देती हूँ।
तो इनका क्या मानना था, कहाँ लिखूँ मैं, नेक्स्ट पेज पर लिखूँ। इसको क्या कहते हैं, ये सोशल जेनेसिस। और ये कह कौन रहा है, वॉर्ड कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब वो इट बिकम पर्पसफुल तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, सोशल टेलिसिस। मतलब कि ऐसे समझिए कि पहले एक नेचर क्या कहते हैं, रिलीजन क्यों लाया गया कि लोग कहीं ना कहीं डरते थे। फिर बाद में रिलीजन हमारी डेली डेली डे का, मतलब कि हर दिन का एक क्या कहते हैं, एक पार्ट हो चुका है। तो अब वो क्या कहते हैं, अब वो पर्पसफुल हो गया हमारे लिए कहीं कहीं, हाँ कहीं ना कहीं हमें रोज क्या कहते हैं, अल्लाह या भगवान की रोज हमें पूजा करनी है। हमें समझना है क्या कहते हैं कि वो हमारी लाइफ में क्या चाह रहे हैं, हमें कैसे रहना है, हमें मॉरल कैसे रहना है, सब कुछ हमें भगवान बता रहे हैं ना। हाँ तो ये चीज़ हमें बताता है कि हमारी चीज, अब वो रिलीजन हमारी लाइफ में क्या पर्पसफुल एक एक्ट हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, सोशल टेलिसिस। अब टॉनिस भी कहते हैं, टॉनिस भी क्या कहते हैं, इसी तरह की बात करते हैं। टॉनिस में हम लोग जमीन शाफ्ट और गैसेस शाफ्ट को के बारे में वो बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर में। इसको जब हम सोसाइटी के बारे में कहेंगे ना कि लोगों ने, कितने थिंकर्स ने कितनी तरह की सोसाइटी की बात करी, तब हम लोग और अच्छे से समझेंगे। अभी बस नाम ही समझ लीजिए, क्योंकि इसको अभी दोबारा पढ़ाना है, तो मैं अभी इस पे बहुत ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको समुदाय दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे कम्युनल फीलिंग है, कि कम्युनिटी वाली फीलिंग है। लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और ये समझ लीजिए ये गांव वाला पार्ट है, और जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो शहर के बारे में उन्होंने बात की थी, जिसे हम लोग गेशर्शाफ्ट कहते हैं। ठीक। और फिर आ जाते हैं एलेक्स एंक्लस। इन्होंने भी सेम ही चीज़ बात की अपने बुक व्हाट इज सोशोलॉजी में, जिसे हम हिस्टोरिकल सोशोलॉजी, एम्पिरिकल सोशोलॉजी और एनालिटिकल सोशोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोरिकल सोशोलॉजी क्या पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल सोशोलॉजी जो अभी तक पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, और अगर ऐसा आने वाले फ्यूचर में होता है तो इनको रिलेट करके वो पढ़ेगी कि हाँ इस तरह एक बार एंशियंट टाइम पे भी हो रखा था, अगर अगर आने वाले टाइम पे ऐसा होता है तो हम लोग इसके साथ क्या करेंगे। इम्पेरिकल मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट थिंकर होते हैं वो प्रेजेंट टाइम की जो एक्सपीरियंस लेकर अपनी चीज़ों को रखते हैं। एनालिटिकल क्या होता है, एनालिटिकल में क्या होता है कि लोगों, जो सोशलॉजिस्ट को पुरानी भी नॉलेज है, अभी की भी नॉलेज है, और उसके हिसाब से वो दोनों कंबाइंड करके अपनी नॉलेज को हम लोग को प्रेजेंट करते हैं। तो एलेक्स इंकलस ने 3 तरह की सोशोलॉजी की बात की है।
और कौन सी बुक? व्हाट इज सोशियोलॉजी, कई बार पढ़ चुके हैं। एक्चुअली हमारे सिलेबस में भले ही कितने कम थिंकर्स हों, लेकिन घूम फिर के हमें सारे थिंकर्स को पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि हर टॉपिक पे कोई ना कोई थिंकर कुछ ना कुछ बोला होता है। तो ये मत सोचो कि कहते हैं कि ये थिंकर तो हमारी बुक में है ही नहीं, हमारे टॉपिक में ही नहीं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि हर टॉपिक में जो थिंकर ने जिस चीज़ों के बारे में बात किया है तो उसके बारे में हमें पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, और अगर आप नहीं पढ़ते हो तो रिजल्ट आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक है। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे अप्रोच, जिसमें हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर सबके बारे में जानेंगे। तो सोशियोलॉजी के अप्रोच क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े। तो पहले हम लोग जिन्सबर्ग के बारे में पढ़ते हैं, और इन्होंने तीन तरह की बातें, तीन सब्जेक्ट मैटर के लिए कहा, मॉर्फोलॉजी, कंट्रोल और प्रोसेस, और इन्होंने सोशल पैथोलॉजी के बारे में भी बताया। फिर जॉर्ज जिमेल भी और डरखाइम भी सेम ही चीज़ लगभग बोलते हैं। इन्होंने सोशल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और जनरल सोशोलॉजी, और जॉर्ज जिमेल जनरल सोशोलॉजी, फिलोसफिकल और फॉर्मेटिव, और उधर कार्ल मैनहाइम भी है। फर्निरे टॉनिस भी प्योर अप्लाइड इम्पेरिकल की बात करते हैं। इधर वॉर्ड भी क्या कहते हैं अपनी बुक प्योर और अप्लाइड सोशोलॉजी भी के लिए कहते हैं। और फिर ये उनकी बुक का हिस्सा है। और टॉनेस भी क्या कहते हैं जेमिन शाफ्ट और गैशल शाफ्ट और लेस एंकले हिस्टोरिकल इम्पेरिकल और एनालिटिकल की बात करते हैं। बस आप नाम याद कर लो, किसने क्या किसके बारे में बताया, इतना याद करो, इतना बहुत है। इससे ज़्यादा डीप कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।